हेलो। तो ये अपना पहला सेशन है कोर्स का। तो आप सोच रहे होंगे योगा का कोर्स है, ध्यान का कोर्स है, या कंबाइंड कोर्स है। लेकिन ये सच में सच्चे आनंद का कोर्स है। मेरे आनंद के सुख के लिए मुझे स्वास्थ्य जरूरी होता है। मेरा मन शांत रहना जरूरी होता है, इसलिए हमने ये सब कंबाइन किया है। इस कोर्स के कुछ सिंपल हम लोग सिस्टम फॉलो करेंगे, वो मैं बताता हूँ कि जैसे बाय चांस कहीं पे पावर गई या नेट गया, यहाँ पे अगर रुकावट हुई तो कुछ देर के लिए रुके, आप मैसेज मिलेगा आपको। नहीं होना चाहिए ऐसे, लेकिन अगर होता है तो वर्स्ट केस में। और हम हर बार कोर्स का पहला आधा घंटा योग और दूसरा आधा घंटा आत्म खोज, मैं कौन हूँ, ऐसे ऐसे सवालों के बारे में तार्किक चर्चा। और उसके बाद में 10-15 मिनट के लिए हम लोग क्वेश्चन और एंड आंसर करेंगे। तो यहाँ पे Q&A होगा, जहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हो, या आप चैट में एडमिन को या पैनलिस्ट को सवाल पूछ सकते हो, जहाँ पे लोग जवाब देंगे। ये ऑप्शन तभी यूज़ करना है कि जब आप कोर्स चालू होते हैं, कुछ एकदम इम्पोर्टेंट लगता है आपको कि अभी कहीं पे आप रुकावट आ रही है, कुछ तकलीफ हो रही है। बाकी सवाल तो आप 1 घंटे के बाद में कोई भी सवाल पूछ सकते हो। अम, ऐसे तो हम ओपन रख सकते थे, सब लोग बात कर सके, लेकिन पिछले कोर्सेज में कुछ अनुभव ऐसे थे कि किसी एक आदमी के कारण बाकी लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो पहले स्टार्ट करते हैं योग से, कि क्या है योग। तो योग का जुग से वर्ड आया है, जुड़ना। तो किस चीज का जुड़ना है ये? तो मैं और डिवाइन जो परमात्मा स्वरूप और मैं का जुड़ना, उसका मिलन, इसे योग कहते हैं। लेकिन योग की जो व्याख्या, तो मेरा पहला हिंदी कोर्स है, तो एक आध बार कुछ शब्द छूट सकते हैं। तो योग की जो व्याख्या है, ठीक, योग चित्त वृत्ति निरोध योग। ये मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो आपको स्क्रीन दिखेगी। सो चित्त वृत्ति निरोध, ठीक है। चित्त वृत्ति निरोध का मतलब क्या है कि चित्त यानी मेरे मन की वृत्ति सैकड़ों चीजों पे होती है, जैसे कि धन बैलेंस क्या है, बच्चे का क्या चल रहा है, खाना खाना है, मेरा जॉब, टेंशन्स, गुस्सा, प्रेम, विविध शंकाएं, सैकड़ों चीजें, फैमिली का क्या होगा, मैंने दरवाजा बंद किया है क्या, मुझे गाड़ी खरीदनी है। सैकड़ों चीजें, आपका मन ऐसे सैकड़ों चीजों की ओर बाहर जाता है। इन चित्त वृत्तियों का अगर मैं निरोध करता हूँ, तो पूरा का पूरा अंतर्मुख हो जाता हूँ। और तभी ये पॉसिबल हो सकता है, तभी ये हो सकता है कि मैं अपने आप को जान सकूं। तो योग का मेन मतलब है चित्त वृत्ति निरोध। अब योग में
पतंजलि सूत्र के अनुसार 8 अंग दिए हैं। तो जिसमें यम नियम क्या है? तो यम यानी मैंने दैनंदिन जीवन में कैसे मेरा चाल चलन होना चाहिए, क्या नियम रखने चाहिए मैंने, डिसिप्लिन बेसिकली, अनुशासन, उसके संबंधी के जो नियम है उसे यम में गिना जाता है। यम में अहिंसा, अचौर्य, अस्तेय, ऐसे कई, लेकिन उसके डिटेल में हम बाद में जाएंगे। तो यम नियम, नियम यानी उसमें और अधिक कंट्रोल अपने आप पे, जैसे आपका उपवास करना, या मैं जिंदगी भर किसी प्रकार का खाना नहीं खाऊंगा, ये डिसाइड करना, ये नियम में आ सकता है। उसके बाद आता है आसन। आसन यानी ये जो अभी मैं बैठा हूँ ये पद्मासन है। पद्मासन सबसे बेसिक, पद्मासन सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण आसन है। ये सबको आ सकता है ऐसे नहीं बोल सकते। जिन्हें मुश्किल होता है उन्होंने अर्ध पद्मासन में बैठना चाहिए। अर्ध पद्मासन भी नहीं हो सकता है तो ये सुखासन है। लेकिन पद्मासन में रीढ़ की हड्डी सीधी रहना, उसके लिए बहुत, और मन स्टेबल रहना, स्थिर रहना, उसके लिए मदद होती है। तो सबसे प्रथम है रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहना। आप कैसे कंफर्म करेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है? तो इसके लिए आपके हाथ ऐसे स्ट्रेच करो पूरा ऊपर तक जितना हो सके। आपकी बैक एकदम स्ट्रेट हो गई है, और अभी आपकी रीढ़ की हड्डी वैसी ही रखते हुए आप हाथ नीचे ले सकते हो। अब मैं इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा आपको। शुरू से हम लोग आसन प्राणायाम में नहीं जाएंगे, हम उसके पहले कई सारे बेसिक्स हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो यम नियम के बाद आसन जो आता है, आसन के बाद प्राणायाम। प्राणायाम यानी प्राण, जो अपने श्वसन क्रिया है सांसों की, उसके ऊपर का कंट्रोल। फिर प्रत्याहार यानी अंतर्मुख करना, मेरे मेरे ध्यान को अंतर्मुख करना। फिर आप किसी किसी एक शरीर के अंग पे कर सकते हो, किसी विषय पे कर सकते हो। धारणा एक टेक्निक है, ये छठा अंग है योग का। धारणा एक टेक्निक है जो लोग कहते हैं ना कि मुझे ध्यान करते हुए सैकड़ों विचार आते हैं, मैं ये सोचता हूँ फिर वो सोचता हूँ और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन धारणा कैसे एक एक श्रृंखला है अलग अलग विचारों की, जिस पे आप ध्यान देते हो और फिर आपका कंसंट्रेशन सही होता है। ये ध्यान के लिए आपको प्रिपेयर करता है। आगे ध्यान यानी मेडिटेशन। आपने देखा होगा कि मैंने जब शेयर किया ग्रुप पे कि हम योग में क्या लेंगे और हम आत्मखोज की धारा में क्या लेंगे, कहीं पर भी मेडिटेशन ध्यान का आपने नाम नहीं देखा होगा। क्योंकि ध्यान बहुत उसके कई सारे मिसकंसेप्शंस है, यानी गलत फहमियाँ है ध्यान के बारे में। लोगों को लगता है कि ध्यान एक क्रिया है, ऐसे बैठो ये विचार करो या किसी भी चीज़ का विचार नहीं करो। तो ध्यान की डेफिनेशन ऐसी है कि एक जगह पे हम योग में अपना मन स्थिर करने की कोशिश करते हैं और दूसरी जगह पे आत्मखोज पे मैं कौन हूँ समझते हैं। ये जब दोनों में हम आगे जाते हैं और मैं कौन हूँ मैं समझता हूँ, उसके बाद में जब मैं मेरा ध्यान, धारणा वगैरह छोड़ के मैं मेरा ध्यान मेरे अपने ऊपर रखता हूँ, तो जानने वाला भी मैं हूँ, जानी जाने वाली चीज़ भी मैं हूँ और अनुभव भी मैं हूँ। ये जो स्थिति होती है उसको ध्यान या मेडिटेशन कहते हैं। तो मेडिटेशन यानी किसी आवाज़ को सुनो, ये करो, ये तो सिर्फ प्रक्रिया है। और समाधि यानी पूर्ण रूप से अपने आप में आत्मानुभूति में रहना, वो समाधि अवस्था है। अब मैंने जो जैसे बताया कि अपनी पोस्चर,
ये रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। शरीर के कई सारे भाग हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी जो है वो आपके ब्रेन से जाने वाले सभी वायर्स उसके थ्रू जाते हैं, और वो सीधा रहना इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आसन के बारे में बताता हूँ। आसन ऐसा होना चाहिए, योगा मैट बोलते हैं लोग, लेकिन योगा मैट की जगह पे सिंपल चटाई भी चल सकती है, बाम्बू की या अ, किसी कपड़े की भी, लेकिन वो नॉन कंडक्टिंग, यानी कि जिसमें जैसे आप जमीन पे नहीं बैठ सकते हो, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बह सकती है, ऐसे ऐसे मटेरियल नहीं होना चाहिए। किस वक्त करना चाहिए? ऐसे तो सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, 4:30 से 5:30 बजे तक, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय योग कर सकते हैं। लेकिन योग खाली पेट किया जाना चाहिए। आपके खाने के कम से कम 2 घंटे का 3 घंटे का अंतर होना चाहिए योग करना और अ, आपके खाने में। और अपने योग करने के बाद कम से कम आधा घंटा टाइम देना चाहिए खाने के लिए। अब कई लोग क्या करते हैं कि व्यायाम कसरत करने के बाद नहाते हैं, क्योंकि अब ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करोगे, सांस की एक्सरसाइज करोगे, प्राणायाम करोगे तो थोड़ा पसीना आ सकता है, लेकिन योग में आया हुआ पसीना धोना नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक नर्वस एनर्जी क्रिएट होती है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट होती है। तो योग ये ध्यान स्नान के बाद किया जाता है, ना कि योग के बाद स्नान करें। आप जिम में जाते हो तो उसके बाद स्नान करोगे, आप दौड़ लगाओगे तो उसके बाद स्नान करोगे। अब इम्पोर्टेंट चीज पे आते हैं, ब्रीदिंग पे। तो ब्रीदिंग में सबसे पहले तो एब्डोमिनल यानी पेट से ब्रीदिंग होना चाहिए। कई लोग यहाँ पर होंगे जिन्हें एक्सपीरियंस होगा और इनको ये बहुत बेसिक लगेगा, लेकिन बेसिक क्लियर किए बगैर हम आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए इसलिए इस बार हम अ, कोई क्रिया चालू करने के पहले बेसिक्स कवर करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग यानी मैंने यहाँ से भरना है मेरा सांस, ना कि ऐसे छाती फुला के पहले। तो पेट से ऊपर तक और छोड़ते हुए ऊपर से नीचे तक। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, दीर्घ श्वसन बोलते हैं, लेकिन सांस लेने से भी ज्यादा एग्जॉस्ट छोड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं उसमें से कुछ पार्ट ऑक्सीजन होता है, कुछ अशुद्ध अशुद्धियां हम उन्हें बाहर छोड़ते हैं। अगर मेरा उच्छ्वास, मेरा सांस छोड़ना पूरा नहीं हुआ तो अशुद्ध वायु अंदर रहता है, और फिर मेरी एफिशिएंसी, मेरी क्षमता कम होती है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे पहले कि अपना एग्जॉस्ट पूरा होना चाहिए। जैसे अभी सांस लीजिए और पूरा छोड़ना चाहिए, और छोड़िए और छोड़िए। अब सांस में हम और आगे बढ़ते हैं कि नाड़ी, कई लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आप चेक कर सकते हो आपकी राइट साइड, दाई साइड या बाई साइड चल रही है सांस। मेरी अब दाई बाई साइड की चल रही है। आप देख सकते हो कौन सी साइड की चल रही है। तो आप देखोगे या दिन में भी महसूस करना कभी भी कि आपको एक तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, ये एक के बाद एक अल्टरनेट होता है। तो राइट साइड को सूर्य नाड़ी कहा जाता है, लेफ्ट साइड को चंद्र नाड़ी कहा जाता है। ये मुझे पता नहीं है कि वैद्यक शास्त्र में ये बात आई है, आधुनिक शास्त्र में, लेकिन आप कभी भी देख सकते हो कि आपकी नाड़ी 2-2 घंटे में राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट होती है। ये हर नाड़ी की प्रॉपर्टीज भी है। जैसे सूर्य नाड़ी यानी राइट नॉस्ट्रिल, अपना बाया बाया नाक, जब ये चलती है तो आपकी शारीरिक
चीज़ें करने की, स्पोर्ट्स की, आपकी लॉजिकल सोचने की, यानी जैसे गणित जैसे विषय की, उसकी क्षमता ज़्यादा होती है। आपका जब लेफ्ट चलता है तो इमोशनल, पोएटिक, पोएटिक यानी कवित्व, बाकी कलाएं, उसके लिए जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है तब आपकी क्षमता ज़्यादा होती है। आपने अगर टेनिस के मैच देखते हो, कभी कभी 5 सेट तक मैच होती है, 4-5 घंटे चलती है। कोई चैंपियन होता है जो पहले 2 सेट पूरे आसानी से जीत लेता है, और लगता है कि एक कुछ गलती कर ही नहीं रहा है, एकदम परफेक्ट चल रहा है, और फिर अचानक वो गलतियां करने लगता है और 2 सेट हारता है, और फिर एक बार 5वें सेट में जीत जाता है। ऐसे आप कई सारे मैचेस में देखोगे। तो मेरा तो मानना है कि उसकी सूर्य नाड़ी जाके चंद्र नाड़ी हुई है, जो शारीरिक क्रियाओं के लिए सबसे बेहतर नहीं है, तो उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्षमता थोड़ी सी कम हो गई। तो इसका अपने दैनंदिन जीवन में हम काफ़ी उपयोग कर सकते हैं। अब ग्रेविटी का भी इसमें संबंध आता है। जैसे मैं अगर लेफ्ट साइड में सोता हूँ तो ग्रेविटी के कारण मेरी राइट नॉस्ट्रिल यानी मेरी दाई नाक बंद हो जाएगी और मेरी बाई चालू रहेगी। तो बाई नाक जब चलती है तो मेरे हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। तो ऐसे कहा जाता है, हमारे गुरु ने कहा था कि आप लेफ्ट साइड में सोते हो तो आपके हार्ट अटैक आने की संभावना काफ़ी कम है। तो जिन्हें हार्ट की तकलीफ है, हार्ट की बीमारी है, वो अपने लेफ्ट साइड पे सोए, एक एक अंग पे, तो उससे सोते हुए उनकी राइट नॉस्ट्रिल चलती रहे, उनकी सूर्य नाड़ी चलती रहे। तो उसके बाद में आता है ओंकार। लेकिन ओंकार के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ी जानकारी चक्रों के बारे में। अब वो क्या है, कितने डिटेल में जाना है, ये इतने में नहीं जाएंगे हम लोग, आज सिर्फ बेसिक्स करेंगे। लेकिन मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको। तो ये शरीर में ये चक्र क्या है, तो ये नर्व सेंटर्स है, किसी का कहना है, किसी का कहना है ये एनर्जी पॉइंट्स है। लेकिन ये कोई दिखने वाली इंद्रिया नहीं है। ये योग में आप कह सकते हो वर्चुअल सेंटर्स है, एनर्जी सेंटर है। तो ये सबसे नीचे का जो है, ये जो आपके रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बॉटम में, उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि सामान्य जनों का मूलाधार चक्र की लेवल पे ही एक्टिव होता है। और योग में कहते हैं कि आपको ये सब चक्र जागृत करके ऊपर का, सबसे ऊपर का जो आज्ञा चक्र है और उसके ऊपर सहस्त्रार चक्र है, तो इन सबको आपको एक्टिवेट करना चाहिए। तो जब ओंकार आप देखते हो तो ओंकार में आपने कई बार देखा होगा कि आप YouTube में देखोगे तो ओम, कोई एक गुरु है जो कहते हैं आ ओम, ऐसे करना चाहिए। लेकिन ओंकार ओंकार समझना काफी महत्वपूर्ण है। क्या है ओंकार? एक शब्द ही है, इसको इतनी सारी प्राचीन तत्वज्ञानों में इतना महत्व क्यों दिया है? क्या है ओंकार? एक ध्वनि है, दो ओ और म है, तो ऐसे नहीं है। आप सोच सकते हो कि जब पृथ्वी की निर्मित हो रही होगी, जब बहुत सारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी, जीव सृष्टि बन रही होगी, तब क्या ध्वनि हो सकता है? वो ध्वनि को ओम कहा जाता है। तो आपके ओंकार में उस तरीके का गांभीर्य होना चाहिए, उतनी डेप्थ होनी चाहिए। तो ओंकार करते हुए ये जो ओम है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ये कंठ से ओम कर रहे हैं। अब आप ओम की जगह पे होम करें, ह ह कहे। जब ह बोलते हो आप, तो आपका वाइब्रेशन आपके हृदय स्थान पे होता है। ग कहते हो तो आपके नाभि स्थान पे होता है। तो आपका ओंकार जो है वो आपके मूलाधार चक्र से, जो सबसे नीचे लाल कलर में दिखा है, वहां से मेरा वाइब्रेशन चलते हुए मेरे सबसे ऊपर के चक्र तक वो वाइब्रेशन
ये एनर्जी पहुंचनी चाहिए और ये सब एक्टिवेट होने चाहिए मेरे चक्र। तो मैं अभी बताता हूँ। ये ओम हो गया, ये ओम हो गया, और ये पूरा मूलाधार से तो आपने देखा कि यहाँ तक तो आ गए, फिर यहीं पे रुक गए, क्योंकि जितना हो सके शुरू के अभ्यास में ओ और म जो पार्ट है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे कहा जाता है कि ये जो ओ पार्ट है, ये जो है वो मेरे आसपास की वातावरण को कंट्रोल करने के लिए, और जो म पार्ट है वो मेरे अंतर्गत कंट्रोल के लिए है, मेरे मन के कंट्रोल के लिए। अब हम ओंकार की प्रक्रिया करने के पहले मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको सोचने में आसानी होगी। एक सेकंड, मैं फिर कुछ शेयर कर रहा हूँ। ओंकार का उपयोग अपने मंदिरों के, कई तरीके के, कई धर्मों के मंदिरों में आपने देखा होगा कि ऊपर गर्भगृह ऐसे ऊपर जाता है, और गर्भगृह में आप कोई भी आवाज करते हो, हा करते हो तो भी हम ऐसे करके ओंकार में जाता है। या आप घंटा का नाद भी देख। तो ये घंटा का नाद भी ओंकार से मैच करने के लिए बनाया गया है। और ये सही तरीके से, सही टेक्नोलॉजी से बनाई हुई जो घंटा होती है, जो मंदिरों में या कहीं पे भी लगी होती है, उसका डिजाइन ऐसे होता है कि वो पार्ट काफी देर तक चले। अब हम ये चित्र देखना आप, ये दिए का चित्र है, ये आप अपने आगे के इमेजिनेशन में आएगा। आपको मैं हम अब एक ओंकार की क्रिया करेंगे जिसमें 3 बार ओ होगा, ओंकार होगा, फिर आप मानस ओंकार करोगे आंख बंद करके। ये योग की पूरी प्रक्रिया अभी आपको मुझे देखना पड़ रहा है इसलिए आंखें खुली है, लेकिन ओंकार से लेके जब हम योग की प्रक्रिया खत्म करेंगे आखिरी ओंकार तक आंखें बंद होनी चाहिए, तो इसका सबसे ज्यादा लाभ होगा। लेकिन अभी ये देखने के लिए आपको कि ये दिया, क्योंकि मैं आपको ये इमेजिन करने बोलने वाला हूँ। और ये अपना पद्मासन में बैठे हुए शरीर का आकार है। इस इसको आप अपने मन में मेमोराइज कर लेना। अब हम असल में ओंकार की प्रक्रिया करेंगे। हम क्या करेंगे, 3 बार ओंकार करेंगे आंखें बंद करके ही। फिर आंखें बंद करते हुए हम सोचेंगे ये दृश्य जो मैं बताऊंगा, और आप मन से पूरे विश्व में ओंकार की गुंजन हो रही है, ऐसे एक बड़े आवाज में नहीं, लेकिन एक माइल्ड ऐसे गुंजन हो रहा है, ऐसे इमेजिन करेंगे। और फिर बाद में 2 बार ओंकार करेंगे। और ये जो भी कोई अभ्यास हम कर रहे हैं, ये अपेक्षा है कि आप हर दिन रोज सुबह करें या जब भी वक्त मिलता है करें, ताकि अगले हफ्ते में जब मैं इसके आगे बढ़ सकूं, हम सोच सकते हैं कि आपने कुछ अभ्यास किया है और आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। तो अब सबसे पहला तो क्या है, एग्जॉस्ट, पूरा आंख बंद, पूरी सांस छोड़िए, भरिए।
शांत। आपको अपने मन की आंखों से देखना है। पूरा अंधेरा, डार्क, अथांग विश्व और कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। मेरे हृदय स्थान में दिया जलता है। हृदय स्थान में यानी लेफ्ट नहीं, लेकिन सेंटर में ही मेरे, लेकिन उस हाइट पर, हृदय की ऊंचाई पर मेरे अंदर एक दिया प्रज्वलित होता है। बाकी पूरा अंधेरा है। और वो दिए का प्रकाश मेरे शरीर के आकार के, ये जो मंदिर है, ये गर्भगृह है, वहां तक पहुंचता है। अब ये पूरा मंदिर इस स्वर्ण रंग के प्रकाश से शांत, माइल्ड लाइट, गोल्डन कलर इससे भर गया है। अब आप देख सकते हैं कि पूरा अंधेरा है और एक ही ये डिवाइन ऑब्जेक्ट, एक दिव्य वस्तु जिसका आकार आपके शरीर जैसा है और दैदीप्यमान है, और विश्व के सभी दिशाओं से आपको मन से सुनने की कोशिश करेंगे। ये पहली बार नहीं आएगा, कुछ अभ्यास के बाद होगा कि आपको ओंकार की ध्वनि का इमेजिन करना है, सोचना है। ये विश्व की गहराई से, कहीं दूर से आपको ये सुनाई दे रहा है। पूरा अंधेरा, दिव्य मंदिर जो मेरे शरीर के आकार का है, और मानस ओंकार। ये लगभग 1 आध मिनट कर सकते हो आप। छोड़िए सांस, भरिए। शांत। अब आप सोचोगे कि मैं कैसे करूं कि मेरा ओंकार मूलाधार से स्टार्ट हो, मेरा वाइब्रेशन, मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पहुँच रहा है। ह कहता हूँ तो यहाँ पे आवाज़ आती है, ग कहता हूँ तो आपको मैं एक एक्सरसाइज अभ्यास देता हूँ। आप जी जी एन ए यू एम, गनाउं, ग ग न उ म, गनाउं कहे। जब गनाउं कहे तो आपको नीचे से वाइब्रेशन आपको महसूस होगा ही होगा। तो आपको गनाउं नहीं कहना है, लेकिन ये एक अभ्यास मैंने बनाया है ताकि आपको मूलाधार से वाइब्रेशन चालू करना आसान पड़े। गनाउं, तो ये अपने आप यहाँ पे आपको ये यहाँ से आवाज आ ही नहीं सकता है। तो जी जी एन ए यू एम, ग ग न उ म, ये ऐसे कनेक्ट करके एक बार वो आपको पता चला कि यहाँ से मैं वाइब्रेशन कर सकता हूँ, फिर आप ओंकार करते हुए भी जैसे किसी गहरी खाई में
वाटरफॉल गिर रहा है और एकदम नीचे से आवाज आ रहा है, वैसे सोच के आपने ऐसे ओंकार करना है। आसान सा एक्सरसाइज है ओंकार का, लेकिन एक बार आप ये करने लगे तो इससे कई सारे फायदे हैं। बाकी तो प्राणायाम वगैरह भी हम कर ही लेंगे। प्राणायाम में जैसे मैंने बताया नाड़ी हम यूज करते हैं। मेरे ख्याल से आधा घंटा लगभग हो चुका है, हम और एक्सरसाइज नहीं करेंगे। सिर्फ मैं बताता हूँ आपको कि नाड़ी की प्रैक्टिस करने के लिए नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जाता है। अनुलोम विलोम करते हुए कई लोग आप करते होंगे, अनुलोम विलोम करते हुए कभी भी पहले चंद्र नाड़ी से इंगड़ा से, इंगड़ा पिंगड़ा ये और नाम है चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी के लिए, तो पहले चंद्र नाड़ी से शुरू करना चाहिए और सूर्य नाड़ी से छोड़ना चाहिए। मेरे ख्याल से हम ज़्यादा करके मैं पहले सेशन में अनुलोम विलोम और कपालभाति कवर करता हूँ, लेकिन इसके डिटेल में हम अगले सेशन में जाएंगे। लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि एक सिर्फ दिखाता हूँ ताकि आप अपने आप प्रैक्टिस कर सको। तो साइकिल कैसे होता है अनुलोम विलोम का या नाड़ी शोधन का, कि आपने अब ये जो है आप ये दो उंगलियां आपकी तर्जनी और उसके बाजू की नीचे करके ऐसे आप नाक बंद करने के लिए यूज कर सकते हो, राइट और लेफ्ट को बंद करने के लिए। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं, आप ऐसे कर सको जैसे भी कर सको तो भी चल सकता है। आपने राइट बंद करनी है पहले और लेफ्ट से आपको दिखे इसलिए मैं साइड वाइज कर रहा हूँ। फिर मैंने राइट बंद करना है, लेफ्ट बंद करना है, राइट से छोड़ना है। पूरा छोड़ने के बाद राइट से सांस ले रहा हूँ, लेफ्ट से छोड़ूंगा। ये एक साइकिल पूरा हुआ। ऐसे कम से कम 3 साइकिल करने हैं, लेकिन इसका अभ्यास और ये क्रिया होने के बाद सांस की क्या क्रिया करनी है, पूरा कैसे छोड़ना है, ये हम अगली बार लेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है। 8:30 बजे दूसरा इंग्लिश सेशन है, तो इसलिए विनती है कि लोग टाइम पे आ जाए। जैसे लोग ज्वाइन कर रहे थे इसलिए हमको 5 मिनट देरी से चालू करना पड़ा। अब दूसरा विषय जो लेते हैं कि जैसे पहला हाफ तो योग का हुआ। योग में तो आप सोचोगे कुछ हुआ नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है अपने को। इसका मैं समरी इसके सारांश करता हूँ। सारांश के हमने देखा कि नाड़ियाँ होती है चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी शीत होती है, सूर्य नाड़ी उष्ण होती है। आप सिर्फ पूरे टाइम के लिए सूर्य नाड़ी चलाते रहो, आपकी लेफ्ट नाड़ी सांस बंद करो तो आपको गर्मी की तकलीफ हो सकती है। आपने राइट बंद करके रखी, लेफ्ट चालू रखी, तो आपको सर्दी हो सकती है। ये तो प्रयोग से भी आप देख सकते हो कि उसके इफेक्ट क्या है। सूर्य नाड़ी आपकी शारीरिक तार्किक क्षमताओं के लिए अच्छा है। चंद्र नाड़ी आपके इमोशनल भावनाओं के या कलाओं के विकास के लिए ज़्यादा सक्षम है। हमने देखा चक्र होते हैं, ओंकार मूलाधार से देखिए ऊपर तक ओंकार मुंह होना चाहिए, उसका वाइब्रेशन मुंह होना चाहिए। और हमने कुछ बेसिक नियम कि जैसे कब उठना चाहिए, कब योगा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये कवर किया। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण भाग पे, आत्म खोज। तो जैसे मैंने कहा ये कोर्स किस चीज का है, तो सच्चे आनंद का कोर्स है। सच्चा अपार आनंद जो मुझे किसी भी अवस्था में कभी भी मिल सके, ये मैं कैसे पा सकूं। क्योंकि ये तो कोई भी नहीं कह सकता है कि मेरा सब कुछ अच्छा ही चलते रहे, हर दिन अ, मेरा
मुझे धन मिलते ही रहे, मुझे कोई नुकसान ना हो, मुझे कोई बीमारी ना हो, मेरे किसी आप्त स्वकीय को, मेरे किसी प्रियजनों को कुछ तकलीफ ना हो, कोई मरे ही नहीं, ये तो होता नहीं है। ये सब तो चीज़ें होनी है, ऊपर नीचे होते रहेगा। ये सब होते हुए मैं इसमें अपने आप को फिर भी कैसे सुखी रख सकता हूँ? तो ये, इसके लिए हम इसे अध्यात्म भी कहते हैं, लोग स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हम कैसे चलने वाले हैं कि हम कोई भी चीज़ गृहित यानी एज्यूम नहीं करेंगे। हम हर चीज़ तर्क से बनाते जाएंगे। अगर तर्क से खोजते हुए हमें भगवान मिला तो भगवान है, नहीं मिला तो नहीं है। इतने ओपन माइंड से अपने को चलना है। तो जैसे हमने कहा कि ये कोर्स की फ़ी कुछ नहीं है, लेकिन एक फ़ी है। आप खुले मन से, ओपन माइंड से इसे सुने और सोचिए। किसी पूर्वाग्रह से आए तो ये काम नहीं करेगा। कि नहीं, आप बोलते हो नहीं नहीं ये ऐसे ही है, मुझे इस तरीके से ही मुझे फ़ायदा होगा, और आप जो कुछ बोल रहे हो मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। ऐसे कुछ लोग मुझे मिल चुके हैं जो मेरे ध्यान शिविर में भी आए हैं, और उन्होंने ध्यान शिविर में आने के बाद जब मैं ध्यान ले रहा था तो कुछ किताब खोली थी। तो अरे किताब क्यों खोली है आपने? तो बोलते हैं कि नहीं, मैं मेरे टाइप का मेडिटेशन करना चाहता हूँ। तो फिर भाई आए क्यों हो यहाँ पे? तो ये अगर करना है आपको और इसमें से सच्चा सुख पाना है, और सच्चा अबाध सुख जो किसी भी अवस्था में आपको दर्द होते हुए आपका अ, कुछ मिले नहीं मिले आप सुखी रह सको, तो आपकी शरीर की, मन की क्षमता इतनी बढ़ती है कि आप आपके व्यवहार जीवन में, आपके आर्थिक जीवन में भी आप ज़्यादा सफल हो जाओगे। क्योंकि आखिर ये क्षमता का खेल है, और क्षमता आपकी, आपने सोच देखा होगा कि आपको जब स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होता है, तो एसिडिटी हो जाती है। आपके मन का और शरीर का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो हम क्या चीज़ एज्यूम करेंगे, गृहित रखेंगे, किस चीज़ को हम समझ के चलेंगे। बाकी हम नहीं समझ रहे कि आत्मा है, हम कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ ढूंढे, उसमें आत्मा मिला तो मिला, नहीं मिला तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि नहीं है। एक ही चीज़ हम सोच के चलेंगे कि हर जीव सुख चाहता है। तो आप कहोगे कि नहीं नहीं, कुछ लोग हमने देखे हैं जो सुख नहीं चाहते हैं और लोगों को मदद करना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं। वो देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उसमें सुख मिलता है। आखिर ये तो बात तय है कि हर जीव सुख चाहता है और अधिक सुखी होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे कोई नहीं होगा कि वो जानबूझ के किसी को ही अपने आप को दुख देना चाहे। लेकिन वो सुख मिलता है क्या? तो मैं पहले रिलेटिव सुख की मैं आपको व्याख्या बताता हूँ। रिलेटिव सुख यानी मैं एग्जाम्पल से ही बताता हूँ। क्षमा कीजिए मेरे हिंदी के शब्दों के लिमिटेशन के लिए, और ये पहली बार हो रहा है, शायद अगली बार मैं ज़्यादा साफ तरीके से हिंदी बात करूँ। तो समझो किसी बच्चे का जन्म जेल में हुआ है। उसने जेल की चार दीवारों में ही उसी उसी अवस्था में उसने पूरा जीवन देखा है। और वहाँ क्या है कि आपकी भूख है 2 रोटी की, लेकिन आपको आधी रोटी दी जाती है। आप भूखे रहते हो, तकलीफ होती है, फिर भी आप वो आधी रोटी के लिए तड़पते हो, क्योंकि तब तक और भी ज़्यादा भूख होती है। फिर आपको रोज 10 कोड़े लगाए जाते हैं, चाबुक से 10 बार मारा जाता है। बहुत वेदनाएं होती है, लेकिन आप गिनते हो कि 1 2 3 10 कब खत्म होगा। खत्म होने के बाद आपको ठीक लगता है। आपने बाहर की जिंदगी ही देखी नहीं है, रोज यही आपने देखा है। किसी एक दिन एक बच्चे को आधी की जगह पे 1 रोटी मिलती है, जबकि उसकी भूख 2 रोटी की है, अभी भी वो भूखा ही है। लेकिन उसको लगेगा अरे मैं कितना सुखी हूं, मैं बाकी लोगों से तो मुझे ज्यादा मिल गया। और उसको 10 की जगह पे 5 कोड़े, वो गिन रहा है 1 2 3 5, और 5 में ही रुक गया, तो एकदम उसको उत्साह होगा, एक्साइटमेंट होगी कि अरे ये तो रुक गया। मैं, उसे लगेगा कि मैं तो सबसे खुश आदमी हूं यहाँ पर। लेकिन ये रिलेटिव हो गया कि उसके हिसाब से पहले जो था, उस दुख के हिसाब से ये कम दुख था, और उसे उसने सुख का एहसास मान लिया। जबकि वो पूरे जेल से जब बाहर आ जाएगा
और पूरी स्वतंत्रता देखेगा तो उसे पता चलेगा कि अरे ये तो सापेक्ष था। हाँ, रिलेटिव के लिए मुझे शब्द मिल गया। वो सापेक्ष आनंद था, वो निरपेक्ष नहीं था। ये पूरी स्वतंत्रता में ही सच्चा आनंद है। तो सच्चा आनंद मिलने के लिए आनंद किसे चाहिए? आनंद मुझे चाहिए, मैं सुखी होना चाहता हूँ, बराबर है। तो अगर मैं नहीं समझता हूँ मैं कौन हूँ तो मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ? लोग बोलेंगे अरे ये क्या मजाक है, मुझे तो पता है मैं हूँ, ये हाथ पैर मैं, ये सब पूरा मैं हूँ। लेकिन मैं अभी आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये सुनील गावस्कर क्रिकेटर जो है उनकी कहानी है, उन्होंने अपने आत्मचरित्र में भी लिखी हुई है। तो लेकिन इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग बोध हम ले सकते हैं। ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको पता चले कि मैं कौन हूँ जानने की जरूरत क्यों है, वो महत्वपूर्ण क्यों है। एक नहीं 3 कहानियां बताऊंगा मैं। तो जब गावस्कर का जन्म हुआ था, सुनील गावस्कर का, दादर में किसी हॉस्पिटल में उसका मैटरनिटी होम में जन्म हुआ। उसके मामा उसे रोज देखने आया करते थे। तो एक दिन आके देख के गए, दूसरे दिन फिर मिलने आए अपनी बहन को मिलने, और देखा उन्होंने और कहा अरे ये तो बच्चा बदल चुका है। अपने बच्चे को ऐसे कान में एक छिद्र था, जन्म खून जो होती है ना जन्म से ही। तो गड़बड़ हो गई, सब लोगों ने देखा कि अरे क्या हुआ। तो फिर पता चला कि उसी टाइम में दूसरा एक बच्चा पैदा हुआ था और सेम एज का था, सेम उम्र का था, और उनको बच्चों को नहलाते हुए एक्सचेंज हो गया, पता ही नहीं चला था। तो कितनी भयानक बात है कि ये माँ गलत बच्चे को अपना बच्चा समझ रही थी। ये उन्होंने फिर करेक्ट कर लिया कि अपना अपना बच्चा ले लिया, लेकिन उसके पहले गलत बच्चे को माँ ने क्या किया होगा? माँ ने उस पर अपनी पूरा प्यार उसके ऊपर छिड़का होगा, कहा होगा कि भाई मेरी उम्र तुझे लग जाए, मेरे तेरे सब दुख मुझे मिले, मेरे सब सुख तुझे मिले, और क्या क्या नहीं सोच सकते। और पूरे दिल से कहा था। लेकिन जब उन्होंने करेक्शन कर लिया कि अपना अपना बच्चा लिया, और जो गलत बच्चा जिसपे प्यार इतना छिड़का था उसे वापस दे दिया, आपको लगता है अभी वो सोच भी रहे होंगे उस बच्चे के बारे में? वो कहाँ है, जिंदा है या नहीं, ये तक पता नहीं होगा। वो किसी फिशर वुमन का बेटा था। हाँ, और वो अब कहाँ है किसी को भी पता नहीं है, ना उसका इतिहास में, ना किसी किताब में उसका कोई जिक्र होगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो मेरा नहीं है पता चला। तो मैं कौन हूँ और मेरा क्या है अगर नहीं पता चलता है, तो आप ऐसे शायद गलत बच्चे को प्यार दे रहे होगे। अगर आपकी सोच मैं कौन हूँ के बारे में गलत हो, तो ये हो सकता है कि आपके पूरे कष्ट, आपकी पूरे जो कोशिश है सुख पाने की, वो पूरी व्यर्थ हो जाएगी। अब दूसरी कहानी लेते हैं, इसी को आपके मन में स्ट्रांगली बिठाने के लिए कि आप ड्राइव कर रहे हो, घर पहुंच रहे हो, आपके बीवी की सालगिरह है, बर्थडे है, और आप उसके लिए फूल लेना चाहते हो। आप आसपास देख रहे हो कि अरे कहाँ फूल का दुकान है। उतने में रेडियो पे न्यूज़ आती है कि ये कोई फलाना फलाना सोसाइटी में आग लग गई है, बीच में की बिल्डिंग जल रही है। वो सोसाइटी में तो आप रहते हो, आपकी बिल्डिंग सबसे बीच में है। अब आपको टेंशन आ जाता है, आप सबसे पहले घर पे फ़ोन लगाते हो, फ़ोन कोई उठा नहीं रहा है। मोबाइल मोबाइल का तो सिग्नल ही नहीं लग रहा है उनको, आप पहुंच नहीं पा रहे हो। आपका टेंशन आ जाता है, आप आ, पूजा करने लगते हो, मन ही मन आप भगवान को याद करने लगते हो कि कुछ ना हुआ हो मेरी फैमिली को। बार बार फ़ोन घुमा रहे हो। अब आप ना फूल देख रहे हो, ना ना सिग्नल तक देख रहे हो, आप पूरे टेंशन में। एसी चालू होते हुए भी आपको पसीना आ गया है और आप चल रहे हो। और फिर रेडियो पे अनाउंसमेंट होती है कि सोसाइटी में बिल्डिंग नंबर 4 जहाँ पे आग लगी थी वहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुंची है। और आप सोचते हो कि अरे मेरी तो बिल्डिंग नंबर 5 है। आप एक एक सुख की सांस छोड़ते हो और लगता है कि अरे ठीक है, मेरी फैमिली तो ठीक है, ये बाजू की बिल्डिंग है। आग तो लगी थी, कुछ लोग तो तकलीफ में होंगे ही, लेकिन आप सुखी हुए, शांत हुए, क्योंकि ये आपकी बिल्डिंग नहीं थी, ये आपके लोग नहीं थे। तो मेरा पूरा जीवन मैं और मेरे के लिए चलता है।
कि मेरा मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, मेरा प्रमोशन, मेरी गाड़ी बेहतर हो, मेरी तनख्वाह बेहतर हो, और मेरी सेहत बेहतर हो। सब मेरा मेरा मेरा, मैं और मेरा के लिए होता है। और जब कोई चीज़ मेरी है और वो मेरी नहीं है, ये समझने में, जैसे वो गावस्कर की स्टोरी में देखा आपने कि इतना फर्क होता है कि उसके बाद आप उसके बारे में सोचते तक नहीं हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, ये समझ लेना। अब ये समझ लेना कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं और एक तीसरी स्टोरी बताता हूँ। कि समझो आपने आपकी ज़िंदगी की पूरी इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छे बिजनेस के आइडिया में लगाई, जहाँ पे ज़मीन खरीदी है आपने, और आपने और किसी ने भी वो ज़मीन खरीदी है। अब उसके एक साइड में पानी है, एक साइड में दूसरा कुछ है, और आप चाहते हो कि आप पूर्व दिशा की आपको चाहिए और पश्चिम दिशा की उनकी है। आपको लगता है आपने पूर्व दिशा की ली है, उसे भी लगता है पूर्व दिशा की उसने ली है। पूरी आप जिंदगी की आमदनी लगा चुके हैं उसमें, और जैसे ही आपको आपकी ज़मीन मिल जाए, आप वहाँ पे आपका बिजनेस चालू कर सकते हो और आपकी बहुत अच्छी कमाई चालू होने वाली है। लेकिन अगर चालू नहीं कर सकते हो तो तब तक तो खर्चा चालू है, उसका मेंटेनेंस चालू है, उसका टैक्स चालू है, और आपका इन्वेस्टमेंट जो लिया है आपने उसका बैंक का इंटरेस्ट भी चालू है। तो आपको जल्दी से जल्दी तय करना है। लेकिन आपका डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है कि ये जमीन, ये आधा मेरा है कि ये आधा मेरा है। जब तक मैं नहीं समझता हूँ कौन सा आधा है, मैं वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन, कोई नहीं बनाना, कोई चीज़ बनाना चालू नहीं कर सकता हूँ। तो क्या करोगे आप कि हाँ ठीक है, जब होगा तब होगा, ऐसे सोचोगे? आप दिन रात मेहनत करके कि नहीं भाई, मुझे पहले तो डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा पार्ट मेरा है, ताकि मैं मेरा काम चालू कर सकूँ। उतनी ही या उससे भी ज़्यादा अर्जेंसी इस चीज़ की है कि मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ, इसका तय करना। तो ये तीन कहानियां इसलिए बताई, पहले कि मेरा है जो मेरा नहीं है पता चलते ही, जहाँ पे मैंने ईश्वर से मांगा था कि मेरी जिंदगी उसे लग जाए, उसको मैंने पूरा छोड़ दिया क्योंकि वो मेरा नहीं है, इतने आसानी से छोड़ दिया। दूसरा है कि जब आग लगी थी, मेरे घर को नहीं लगी तो मैं शांत हो गया। और तीसरा है कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का, जो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अर्जेंसी पता चले कि इसमें वक्त नहीं है। जैसे अ, शायद कबीर का है वो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होवेगी बहुरी करे सो कब। तो जो कल करना है अभी कर, आज करना है अभी कर। क्योंकि बहुरी यानी स्पिरिचुअलिटी, ये अध्यात्म या ये अपनी आत्मा खोज कब करोगे? तो मुझे पता नहीं कल क्या होने वाला है। कल मैं, मुझे टाइम मिलेगा, मैं मुझे ऐसी व्यवस्था होगी कि, या मेरी शरीर की कंडीशन होगी कल कि मुझे अ, अपनी खोज कर सकूं। तो अपनी खोज करना ये सबसे उच्चतम, सबसे महत्वपूर्ण ध्येय है। ये बताने के लिए मैंने ये तीन कहानियां बताई। अब एक सबसे अच्छी गलत फहमी के बारे में बात करते हैं कि ये शरीर मैं हूं। क्यों नहीं है क्या? तो सब बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल, शरीर तो मैं ही हूँ। मैंने जो किया है शरीर के लिए किया। सुख क्या है? मुझे सुख सुख तो शरीर से ही मिल रहा है। मैं खाना खाता हूँ, सुखी होता हूँ। मुझे खराब खाना मिला तो खाना मिलते हुए भी भूख, तो मैं दुखी हो जाता हूँ। मैसेज आएगा। तो शरीर सुख के कई सारे प्रकार हैं। मुझे पानी नहाते हुए सही टेम्परेचर का मिला तो मैं सुखी होता हूँ, ज़्यादा गर्म हुआ तो दुखी होता हूँ, ठंडा हुआ तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। तो पूरा मेरा सुख दुख तो शरीर से ही जुड़ा हुआ है। और कौन कहता है कि शरीर छोड़ के दूसरा कोई मैं है? ये तो साइंस भी नहीं मानता है। आप मानो नहीं मानो, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ कि आप आज भी समझ रहे हो कि मैं और शरीर अलग है। इसका मैं आपको प्रूफ, प्रात्यक्षिक बताता हूँ। एक समझो आपके सामने एक फर्नीचर है, एक टेबल पड़ा हुआ है। टेबल का एक हिस्सा टूट जाता है, भले छोटा हिस्सा हो, और वो दो टुकड़े हैं। आप क्या कहोगे? ये टेबल के दो टुकड़े हैं। यहाँ थोड़ा टेबल है और यहाँ पे बाकी टेबल है। जब आपकी उंगली कटती है,
आप बोलोगे कि थोड़ा मैं वहां पे हूँ, बाकी मैं यहाँ पे हूँ। हाथ कटता है बोलोगे, आंख कटती है, कुछ भी आपके शरीर का पार्ट, आपका हार्ट भी रिप्लेस हुआ और दूसरा हार्ट लगाया जाए, हृदय की शस्त्रक्रिया हुई हो, आप कहोगे कि वहां थोड़ा मैं हूं और यहाँ थोड़ा मैं हूं। मैं कहता हूं मेरा हाथ टूटा है, मेरी उंगली टूटी है, मेरा नाक दर्द कर रहा है, तो आप चाहे नहीं चाहे आपने पहले से ही अंदर अंदर से मान लिया है कि मैं अलग हूं, ये और ये मेरी चीज है, ये मैं नहीं हूं। नहीं तो आप कहते थे ना कि हाथ टूटने के बाद अरे वहां थोड़ा मैं पड़ा हूं और यहां मैं हूं। तो ये जो मैं का एहसास करने वाला जो चीज है, वो शरीर नहीं है। ये तो आपने, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, ये उदाहरण से पता चलता है कि ये तो आपने मान ही लिया है। एक 5-7 मिनट के बाद अपना ये सेशन जब होगा तो आप सवाल पूछ सकते हो और सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आप क्वेश्चन आंसर में पूछ सकते हो या आप यहाँ चैट में भी पूछ सकते हो। तो ये तय हुआ कि शरीर में नहीं हूँ। फिर आप कहोगे लेकिन जो सुख मिलता है वो सुख तो, वो तो सही है कि नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने वो जेल के एग्जाम्पल से देखा कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाते हुए आपको सापेक्ष सुख लगा। जैसे आपको सर दर्द है और सर दर्द की अवस्था दुखदाई है, फिर आपने जब पेन किलर खाया, कोई दवा खाई और जिससे सर दर्द कुछ समय के लिए रुक गया, आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई, लेकिन ये पेन किलर क्या करता है कि आपकी नर्व को, आपके ब्रेन को ये चेतना नहीं पहुंचती है कि आपको दर्द हो रहा है। दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन तकलीफ तो वही है। तो समझो आपको सरदर्द एसिडिटी के कारण, एसिडिटी तो है वही के वही है, आपने एसिडिटी पे कुछ काम नहीं किया, लेकिन आपने ये दर्द को दबा दिया। तो कई बार सुख ऐसे होता है कि वो आप टेम्पररी किसी दर्द को दबा रहे हो, थोड़ी देर के बाद वो वापस आ जाता है। तो ये स्थायी रूप का आनंद नहीं है। ऐसे होता है कि अस्थायी रूप का आनंद, तो जैसे हमने ये एग्जाम्पल से देखा उसी तरीके से, उतने ही क्लियर तरीके से हम ये कोर्स में आपको स्थायी स्वरूप का आनंद कैसे होता है, वो कैसे लेना है, और उससे आपकी आध्यात्मिक या आपकी आत्म खोज की उन्नति कैसे होगी, ये बताया जाएगा। अगर हमको पता चलता है कि लोग एकदम डिसिप्लिन से, अनुशासन से बिहेव कर रहे हैं, तो कुछ आगे के सेशन में हम लोग ओपन रखेंगे जहां लोग बात भी कर सकते हैं। अभी तो हमने वेबिनार लिया इसलिए कि ताकि हम कंट्रोल कर सके कि बात करते हुए और कुछ बीच में डिस्टरबेंस ना हो, किसी एक गलत व्यक्ति के कारण बाकी सबके सीखने में दिक्कत ना हो। तो अगली बार हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे, कपालभाति करेंगे, हो सके तो और कुछ एक आधा प्राणायाम का प्रकार करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कपालभाति, अनुलोम विलोम ये प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम में तो कुंभक, रेचक, पूरक, ये तीनों तीनों लगते। कुंभक यानी सांस रोकना, सांस रोकने का एक्सरसाइज हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आपकी सांस परफेक्ट नहीं होती है और स्मूथ नहीं होती है, तब तक आप प्राणायाम नहीं कर सकते हो। करोगे तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो पहले तो अभ्यास करेंगे, इन्हें शुद्धि क्रिया कहते हैं। शुद्धि क्रिया में ये आता है आपके, शुद्धि क्रिया में धोती आती है। धोती यानी जहाँ पे आप आपकी एसिडिटी या आपके पाचन क्रिया की सफाई करते हो, कि पानी पी के कैसे वोमिट करके निकालना है, ये सब हम बाद में करेंगे। मैं भी एक छोटा सा एक्सरसाइज कराऊंगा आपको प्राणायाम का महत्व समझने के लिए। अब फिर एक बार आपको मन की आंखों से देखना है। मैंने कोशिश की थी कि इसका वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं बन पाया, तो आसान नहीं होती थी, लेकिन आपने आंख बंद करनी है, पूरा अंतर्मुख। आप देखते हो कि आप किसी पानी के अंदर हो। कैसे पता नहीं, आपकी सांस तो चल रही है, लेकिन आप पानी के अंदर हो। पानी का तेज बहाव है। आपने आंखें खोली है मन की, आप ये तो आंखें बंद है, आपको बाहर बाकी कुछ नहीं देखना है, लेकिन आपको दिख रहा है कि पानी में हो, बहुत तेजी से पानी टर्बुलेंस से आपकी सभी दिशाओं से बह रहा है।
आपका बैलेंस जा रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। पानी में अशुद्धियाँ है, कुछ धातु के टुकड़े हैं, कीले हैं, वो आपको चुभ रहे हैं, आपको स्क्रैच कर रहे हैं, आपकी स्किन को लग रहा है, क्योंकि पानी इतने तेजी से जा रहा है। मुझे टेंशन है कि मैं खड़ा खड़ा कैसे, मैं तो बह गया तो फिर मैं कैसे रुक पाऊंगा। मुझे खड़ा रहना है, ये पानी तो मुझे हिला रहा है। तो ज़बरदस्त टेंशन है, स्ट्रेस है, मुझे ये दर्द महसूस हो रहा है। और सबसे बुरी बात तो पानी इतना अशुद्ध है कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। मुझे कुछ दिखता तो शायद पता चलता था कि मैंने किस दिशा में जाना है, क्या करना है, कैसे अपने आप को संभालना है। कुछ नहीं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं शांत होने की कोशिश करता हूँ। शांत। पानी तो बह रहा है, तकलीफ तो हो रही है, लेकिन मैं शांत होने की कोशिश करता हूँ। मेरे आसपास का पानी का बहाव थोड़ा कम हो गया है। जैसे बहाव थोड़ा कम हो गया, ये जो धातु की कील वगैरह जैसी जो चीज़ें थी, वो सब नीचे बैठ गई। पानी अब तक शुद्ध तो नहीं है, लेकिन मेरे आंखों को कुछ तो दिख रहा है। मेरे बाजू से पानी बह रहा है, अशुद्ध पानी है, लेकिन मेरा स्ट्रेस कम हुआ है, थोड़ी शांति महसूस कर रहा हूँ। मेरे मन का और मेरे शरीर का जैसे रिलेशन है, ऐसे मेरे मन का और मेरे आसपास के चीज़ों का भी रिलेशन है। जैसे मैं शांत हो रहा हूँ, ये पानी भी शांत हो रहा है, और बाकी मैल भी नीचे बैठ रहा है। अब मैं पानी के थ्रू थोड़ा थोड़ा देख सक रहा हूँ। धीरे धीरे पानी पूरा शांत हो गया, और एकदम निर्मल जल। आपको पानी में से सब कुछ दिख रहा है, जैसे कि आप एक कांच के टुकड़े के थ्रू देख रहे हो। शांत, निर्मल। ओके। अब ये एक्सरसाइज करते हुए, पता नहीं मुझे, आप बता नहीं सकते हो, लेकिन जब पानी गंदा था और जब एकदम शांत हो गया, इसमें आपके मन पे, जब भी मैंने प्रत्यक्ष कोर्स लिया है, लोगों ने कहा है कि हाँ, काफ़ी फर्क पड़ता है, मन को शांत लगता है। लेकिन ये पानी तो था नहीं, ये तो इमेजिनरी पानी था, कि ये कहाँ पे, मैंने मेरे मन में सोचा हुआ पानी था। वो तेजी से जा रहा है, उससे शांत हुआ तो मेरे मन को शांति लगी। तो जो सांस जिस पे मैं जीता हूँ, दिन रात जो चलती है, वो रफ चलने की जगह पे स्मूथ चलने लगेगी, तो मेरे मन पे कितना इम्पैक्ट होगा, कितना परिणाम होगा, ये आप सोच सकते हो। तो, प्राणायाम का मन पे, अपने मन पे बहुत जबरदस्त गहरा संबंध है, और उससे अपने मन को शांति मिलने में मदद होगी। मन की स्थैर्य, स्थिरता, कंसंट्रेशन की एबिलिटी, आपकी मेमोरी, ये सब चीज़ें प्राणायाम से आपको बढ़ते हुए दिखेगी। जैसा मैंने बताया कि मन से ये शरीर पे इफेक्ट होता है, मन से आसपास के लोगों के। जब आपका मन शांत होगा, तो आपके आपसी रिलेशंस, आपके बाकी तकलीफें, आपके ऑफिस में का परफॉर्मेंस, ये हर चीज़ में आपको इम्पैक्ट दिखेगा। आपको लगेगा कि लोग आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। आप, इन शॉर्ट, आपको लगेगा कि आप अभी तो ज़्यादा लकी हो गए हो। तो अब हम आखिरी ओंकार करेंगे, उसके बाद में आपके कोई सवाल होंगे तो हम लेते हैं। ओंकार से शुरू किया था, ओंकार से खत्म करेंगे। 3 मानस ओंकार, और फिर बाद में 2 बार ओंकार, आपको पता है। एग्जॉस्ट छोड़िए पूरा, आंख बंद।
शांत शांत, पूरा अंधेरा, अथांग विश्व, मेरे हृदय स्थान पर एक दिए की ज्योत, जिसका प्रकाश पूरे गर्भगृह जो मेरे शरीर के आकार का है वहां तक पहुंचता है। एक स्वर्णिम रंग की शांत प्रकाश की पूरे के पूरे गर्भगृह में पहुंच चुका है। अथांग विश्व, पूरा अंधेरा और एक दैदीप्यमान दिव्य प्रकाशमान मंदिर, जिसका आकार मेरे पद्मासन में बैठे हुए शिव का है। और दूर विश्व की गहराई से आपको ओंकार की ध्वनि, गुंजन सुनाई दे रहा है। पूरा दृश्य आपने देखना है। एग्जॉस्ट छोड़िए। शांत, आंखें खुलनी नहीं। शांत। योग के बाद जो स्पिरिचुअल नर्वस एनर्जी बनती है उसको रखने के लिए दोनों हाथ एक दूसरे पे ये करके ये आखिर में हम ये क्रिया करते हैं। अब समाप्त करेंगे और अब आपके कोई सवाल होंगे तो उनको, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? तो चैट में पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर मैं एक 5-10 मिनट में विराम लूंगा, क्योंकि 8 बजे दूसरा सेशन चालू होने वाला है अंग्रेजी। और ऐसे कोई नियम नहीं है कि कोई हिंदी वाला हिंदी ही कर। अरे किसने हाथ ऊपर किए हैं? हाँ बोलिए ना, क्वेश्चन कर दो। हाँ हाँ बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट करिए और आप बोल सकते हो। हेलो हाँ बोलिए। सर, जैसे आपने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह में 4:30 से 5:30 का बेस्ट कहा गया है। हाँ तो हाँ, अगर उस समय उठ के योग का प्रैक्टिस करना है हाँ तो बहुत जरूरी रहता है कि उस समय अपना पूरा पेट साफ हो गया हो, यानी कि अगले दिन रात का डिनर भी आउट हो गया हो। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, और ज्यादातर मैक्सिमम अगर कोई इंसान अपने जीवन को साध के चलता है तो वो 8 बजे खाना खाया होता है उसने, हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में। आयुर्वेद या योग तो बताता है कि सूर्य की अवस्था और अपनी हम्म जठराग्नि अग्नि का संबंध है। हम्म हम्म तो आदर्श तो है कि सूर्यास्त के पहले ही खाना खाया जाए। हम्म अगर आप
4 बजे उठ के करने वाले हो तो, या 3:30 बजे उठ के 4:30 बजे चालू करने वाले हो, आप 5 बजे भी चालू कर सकते हो ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन मुहूर्त को ठीक। इतना महत्व नहीं देते कभी भी कर। रात को 2 बजे आपका काम ऐसे है कि आपको पूरी रात, रात पाली है आपकी, तो आप रात को 2 बजे भी टाइम मिला तो कर सकते हो, लेकिन पेट साफ होना चाहिए तभी। पेट हेवी हो तो आप नहीं कर सकते हो। एक ही आसन है जो, एक दो आसन है जो भरे पेट भी किए जा सकते हैं, जैसे वज्रासन है और सिंहासन है, लेकिन वो हम बाद में कवर करेंगे। हम्म। हाँ, तो और एक तो भी इम्पॉर्टेंट नियम है तो कि आपके खाने में और सोने में हो सके तो 3 घंटे का, लेकिन कम से कम 2 ढाई घंटे का तो अंतर होना चाहिए। खा के इमीडिएटली सो गए, ये शरीर के हाँ, लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है बाबा। हाँ जी। और किसका, किसी को सवाल था? हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए। बोलिए, सुनाई दे रहा है, आपका, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। हाँ जी, किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं। अभी सैमसंग SM लिखा हुआ जो है, मुझे पता नहीं कौन है, नाम पता नहीं है। आप अपने अ, आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी सर। नमस्कार सर, थैंक यू फॉर द सेशन। सेशन काफ़ी अच्छा रहा। हाँ जी। एंड सर, जो आज आपने बताया, जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड सोने का जो इम्पोर्टेंस है, हाँ जी। उसके बारे में थोड़ा एक बार फिर क्लियर कर दीजिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे हम योग आसन करते हैं, तो लास्ट में जब हम उठते हैं, तो हमें राइट साइड की करवट लेके उठना होता है। तो उस पे भी। वो तो मुझे पता नहीं उसके बारे में, वो उससे अच्छा। इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन सोते हुए अगर ऐसे भी लेफ्ट साइड में सोना, ये आपकी पचन क्रिया के लिए या आपके हृदय की, हार्ट की कंडीशन के लिए अच्छा होता है। ओके। और ऐसे कहा जाता है कि अगर आपको हार्ट की तकलीफ है तो आप लेफ्ट पे, अगर लेफ्ट करवट पे सोते हो तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ओके। हमेशा बेटा लेफ्ट की तरफ से ही सोएगा। और सर, जैसे एक दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कई बार अगर कोई मेडिसिन चल रही होती है, हाँ तो जी। मेडिसिन से ब्लोटिंग जैसा आपको स्टमक में लगता है, उसके एज अ साइड इफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो मान लीजिए, भले ही आपने लंच दिन में 12 या 1 बजे किया हो, लेकिन अगर आपने शाम को, अगर हम योगा अभ्यास करते हैं 6-5 बजे भी या 7 बजे भी, और अगर वो ब्लोटिंग का इफेक्ट तो तब भी रहता है, तो तब भी क्या योगासन करने में कोई इश्यू है, बाधा है? ब्लोटिंग के लिए तो कुछ आसन है जो बताएंगे, लेकिन लेकिन कोशिश तो हमारी ये रहेगी, पता नहीं किस तरीके के कौन से मेडिसिन है, लेकिन जितनी हो सके आपकी मेडिसिन पे आपकी डिपेंडेंस कम हो जाए। और क्योंकि आप जब मेडिसिन ले रहे हो तो एक तरीके का, किसी एक उपाय के लिए एक जहर आप अपने शरीर में डाल रहे हो, जिसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होगा ही, जिससे आपने ब्लोटिंग का जी। बताया। जी। ब्लोटिंग तो बहुत सामान्य है, लेकिन कई सारी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ है जिससे आपकी डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ती है, डायबिटीज़ की दवाई है जिससे कैंसर की संभावना बढ़ती है। तो ये एक आपके पास दो चॉइस है, एक तो जिंदगी भर के लिए लाइफ मेंबर बन जाओ हॉस्पिटल के, जी। या मेहनत करके आप उससे मुक्ति पाओ। जी। थैंक यू हाँ। सर। हाँ जी। अब और सैमसंग SM जो भी है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, आप आपने हाथ ऊपर किया है। और कोई सवाल नहीं हो तो हम ये यहाँ पे बंद करते हैं, और फिर अगला सेशन जहाँ पे एक्चुअल योग की अभ्यास, और फिर अगले सेशन में मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि सच्चा आनंद पे एक वैज्ञानिक प्रूफ देने की कोशिश करूंगा कि अ, ये शारीरिक आनंद से अलग सच्चा आनंद होता है।
और क्षमा चाहता हूँ, मेरे पहला हिंदी सेशन था तो कई बार मैं रुक रुक के मुझे बात करनी पड़ी, सोचना पड़ा, लेकिन आगे चल के मेरा हिंदी सुधर जाएगा।